हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिगार्डिंग। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसी में हमारी एक छोटी सी टर्म आ जाती है हमारी, डेट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है हमारा न्यू, और थ्रेशोल्ड के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। न्यू नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। देखिए क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी it is that minimum frequency of incident beam of light which is required to eject electron from the surface of a metal। जैसा आपको बताया था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई हम मेटल की बात करते हैं, उसके सरफेस से हमने किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है वाली, तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करा रहे हैं। और ये लाइट बीम क्या होगा हमारे पास में, मेटल के सरफेस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाते हैं, हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है। इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है हमारे पास। अब ये मेटल है हमारा कोई भी, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो ये जो लाइट बीम है हमारी, उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी रिक्वायर्ड है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी रेडिएशन की, जो यहाँ पर आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यानी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल के सरफेस से, तो उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं भाई, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो, आप इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे भाई हमारा डज नॉट टेक प्लेस। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना को टेक प्लेस कराने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए, अगर हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की, अगर उससे लेस हो रही है थ्रेशोल्ड से, तो हम बोलेंगे कि हमारा फिनोमिना ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट बीम की जो रिक्वायर्ड होती है रेडिएशन के द्वारा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो। ठीक है जी। आप देखिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट छोटी सी टर्म आ जाती है हमारी, वो है हमारा जी वर्क फंक्शन। नेक्स्ट हमारी छोटी सी टर्म है, दैट इज ए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से क्या मतलब है, देखिए वर्क फंक्शन, इसको हम W नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इट इज द
minimum, it is the minimum energy required, eject electrons from the surface of a metal, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो वही क्या है हमारा जी, वर्क फंक्शन है। यानी अगर डब्ल्यू नोट की बात करते हैं तो डेट इज इक्वल टू हमारा हो गया एच, ठीक है जी, एच न्यू नोट, ठीक है जी। ये न्यू नोट क्या है हमारे पास में बोलेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भाई, मिनिमम आपकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड यही है। तो डब्ल्यू नोट यानी कि जो एनर्जी जो है हमारी किसके डायरेक्टिव पोर्शन है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए हमें। यहाँ पर एच क्या है बोलेंगे तो हेयर एच इज़ द, ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है जी, नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.62 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर इस केस में। तो आई थिंक सो वर्क फंक्शन वाली बात समझ में आ गई होगी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए, डेट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। अब आप देखिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपसे पार्टिकल नेचर ऑफ, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, पार्टिकल नेचर ऑफ electromagnetic radiations which was explained by, एक्चुअली में आप बोल सकते हो मैक्स प्लैंक ने पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर के, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए अब जहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, उस लिमिटेशन की बात करें तो उसको एक्सप्लेन किया किसने जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने, ठीक है जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। अब इसमें क्या होता है देखिए, आप बोल सकते हो टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन of black body radiation, black body radiation and photo electric effect, ठीक है जी। आप बोलेंगे मैक्स प्लैंक, ठीक है जी, पुट फॉरवर्ड ठीक है जी, ए थ्योरी नोन एज प्लैंक्स, उसी के नाम पर ही ये थ्योरी है आपकी, प्लैंक के नाम पर ही, प्लैंक्स क्वांटम,
आप बोलोगे थ्योरी। अब इसके थ्योरी में भाई क्या क्या बताया गया आपको, क्या इसके थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं हम। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, तो क्या क्या हमारे इसके मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, वो देखना है अब आपने। तो देखिए इसने बोला है आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, अगर हम बात करें प्लैंक्स ने क्या बताया आपको, द रेडिएशन emitted और एब्जॉर्ब, द रेडिएशन इमिटेड यानी कोई रेडिएशन आपकी इमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है, आर नॉट continuously but discontinuously in the form of discrete packets of energy and each packets of energy is called, बोलते हैं भाई क्वांटम in case of light this quantum of energy is known as, बोलते हैं इसी को फोटोन। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात जब करी थी हमने आपसे, तो वहाँ पे ये बताया था कि भाई एनर्जी जो आपकी इमिट होती है, कोई रेडिएशन जब एनर्जी इमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है कोई बॉडी उन रेडिएशंस को, तो वहाँ पर आपके पास जो मैनर था वो क्या था, कॉन्टिन्यूस था, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं था। यानी एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट डिसकॉन्टिन्यूसली, बट वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस मैनर में रेडिएशन आपकी इमिट और एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास इस थ्योरी के हिसाब से जो रेडिएशन आपकी इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारी कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही है बल्कि वो डिसकॉन्टिन्यूसली हो रही है। वहाँ पर क्या है, आपके पास में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या है हमारे पास एनर्जी के पैकेट्स हैं, और जिनको आप बोल रहे हो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन ईच पैकेट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पे बोलेंगे एनर्जी पैकेट्स को, जो कि डिसकॉन्टिन्यूसली हमारे को मिल रहे हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम। ठीक है जी, जो रेडिएशंस हमारी जो इमिट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, उनका जो इमिशन है और जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। और उन्हीं को हमने क्या बोला हुआ है कि जो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में जो रेडिएशन मिल रही है, एक्चुअली में वो क्या छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। उन पैकेट्स को क्या बोल रहे हैं भाई, हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोल रहे हैं। अगर यही बात आप लाइट के लिए बात करते हो, तो इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, यानी कि जो क्वांटम है, उसको हम नाम देते हैं क्या जी, फोटोन। कहीं पर भी हम बोलते हैं ना लैंग्वेज में कि फोटोन ऑफ लाइट, तो आपको समझ जाना है कि हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो एनर्जी है हमारी वो डिसकॉन्टिन्यूसली हमारे को बोल रहे हैं कि भाई इमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही है हमारी, और उसको हम क्वांटम बोलते हैं, और लाइट के केस में इसी को हम फोटोन बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, देखो एनर्जी ऑफ
एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, ठीक है जी, इज डायरेक्टली, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, यानी जो रेडिएशंस हमारी हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी हमारी जो है, ठीक है जी। यानी जो ईच क्वांटम यानी एनर्जी पैकेट्स की बात कर रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या है हमारे पास में बोल रहे हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हम बोलेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। ईच फोटोन की कह सकते हो आप या ईच क्वांटम की कह सकते हो आप। तो आपके पास ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, फ्रीक्वेंसी के। ई जो है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और करके हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ई इक्वल टू में एच न्यू। आपको पता है यहाँ पर एच क्या है, हेयर एच इज़ द, आप बोलोगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को आप बोलते हो भाई क्या जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये वाली बात हो गई आपकी कि भाई थ्योरी के अंदर यही बता रहे हैं आपको कि भी जो रेडिएशंस हमारी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में हमारे को मिल रही है, ठीक है जी। और एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स को हम क्वांटम बोल रहे हैं, लाइट के केस में फोटोन बोल रहे हैं। तो फोटोन की एनर्जी या क्वांटम की एनर्जी की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है जी। अब देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी में ही भाई, इस थ्योरी को यूज़ करते हुए ही हम बात कर रहे थे वहाँ पर कि भाई किसकी जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई इस थ्योरी को यूज़ करते हुए हमें बात करनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है जी। व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, then atoms of substance start oscillating। तो एटम्स जो होते हैं जिनसे मिलकर के वो सॉलिड सब्सटेंस बना हुआ है वो ऑसिलेट करने लग जाते हैं जब आप उनको हीट करते हो आप। एंड radiations are emitted, ठीक है जी, having some frequency, यानी हम बोल रहे हैं उसको न्यू। एंड when heating is continued, heating is
continued, then more energy, then more energy get absorbed by the atoms of the, ठीक है जी, सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस कह सकते हो आप, एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है जी, मोर एज रेड कलर, ठीक है जी, इज प्रेजेंट इन, ठीक है जी, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, so that the color of the body, या कह सकते हो आप सब्सटेंस भी कह सकते हो आप, द कलर ऑफ द सब्सटेंस appears रेड, ठीक है जी, रेड इन द बिगिनिंग एंड एज आपके पास बोल सकते हो ब्लू कलर लाइज इन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, so that finally the color of the body becomes blue, ठीक है जी। और आपको पता है बीच बीच में और भी कलर आते हैं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में आपको पता है कि वाइट कलर आता है, येलो कलर आता है, तो ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं हम आपके पास में। भाई रीज़न क्या है हमारे पास में कि जब आपका रेडिएशन है हमारी किससे टकरा रही है हमारे पास में, बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ द सब्सटेंस से स्ट्राइक कर रही हैं, तो आपको पता है पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को हिट कर सकता है, तो यहाँ पे रेडिएशन का नेचर कैसा है, हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है जी। और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है हमारे पास में, बोल रहे हैं कि भाई डिफरेंट है, डिस्क्रीट पैकेट्स हैं हमारे पास में, तो जिस टकराने की वजह से रेडिएशंस के वो आपका एटम्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे, और उस टाइम पे कुछ ना कुछ क्या होगा, वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, रेडिएशन इमिट होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और रेड कलर हमारा स्टार्टिंग में दिखाई देता है क्योंकि आपका शुरू में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, आप हीटिंग आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आपका उस कंडीशन में आपकी जो रेडिएशन निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उसका कलर क्या होगा, फिर हमारा वो चेंज होता चला जाएगा जी, ठीक है जी। तो पार्टिकल नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है, पार्टिकल नेचर की वजह से ही एटम्स क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लेकर के, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम किसका जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। तो इसको ना एक्चुअली में क्या किया था, आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बात करी थी इन 1905, explained the different points of
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट by using the theory of, ठीक है जी, प्लैंक्स। अब देखिए इसमें क्या बताया इसने, व्हेन ए बीम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है जी, ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी falls on the surface of a metal, then photon gives its entire energy to electron, so that electron get detached from the surface if, ठीक है जी, इफ आप बोल सकते हो भाई एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज sufficient to overcome the attraction force of electron by the nucleus, ठीक है जी, बाय द न्यूक्लियस, इट इज noted that the frequency that is capable of ejecting electrons from the surface of metal, it is noted that the frequency that is capable of ejecting electrons from the surface of metal is called threshold frequency, जिसको हम न्यू नोट से सिंबल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप देखिए बात को समझिए, आप कोई फोटोन ऑफ लाइट की बीम है हमारी किसी मेटल के सरफेस पे हम डाल रहे हैं, तो फोटोन क्या करता है, फोटोन ऑफ लाइट क्या करती है, जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो क्या काम करते हैं, अपनी इंटायर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, वहाँ पे डिटैच्ड हो जा रहा है। हमारा डिटैच मतलब अलग हो जा रहा है। कहाँ से अलग हो जा रहा है भाई, फ्रॉम द सरफेस से अलग हो रहा है। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट की बात करते हैं, अगर वो सफिशेंट होगी किसको ओवरकम करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को, ठीक है जी, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर सके जो, तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमारा, ठीक है जी। तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। डिटैच्ड कब होगा, जब आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ब्रेक कर सको, आप ख़त्म कर सको, आप उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करो आप। तो यानी सफिशेंट होनी चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए।
तो अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करते हैं तो आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो अगर आपकी जो एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी आपको जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपके पास में जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखिए छोटी सी बात और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज, आप बोलोगे ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन, ठीक है जी, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब क्या हो गया। अब आपका देखिए एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब वो जो हमारे पास जो एनर्जी फालतू हो गई है जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी है, रेडिएशन की बात कर रहे हैं अगर हम आपसे, तो एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। किससे, उस एनर्जी से जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट की जो एनर्जी होगी वो निकल करके आ जाएगी हमारी। एक्स्ट्रा एनर्जी इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन एज, आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह रहे हो कि भाई जब आपकी फ्रीक्वेंसी हमारी इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर है देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की बढ़ेगी। ये बढ़ी हुई एनर्जी है, ठीक है जी। उसमें से थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी जो हमारी बनेगी उसको माइनस करेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, यानी वो एनर्जी क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रही है। आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है जी, बढ़ा रही है। तो आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी आप बोलेंगे हाफ mv²। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी हमारे को मिल रही है, कैसे जी, एच न्यू माइनस में एच न्यू नोट, ये हो गया हमारा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एच न्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, बोलेंगे तो हाफ mv² प्लस में एच न्यू नोट। अब आपको पता है कि एच न्यू इक्वल टू में हाफ mv², ये क्या था हमारा, इसी को बोलते थे आप वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन होता है, तो ये वर्क फंक्शन है, तो आप इसको हम बोल सकते हो भी W नोट। तो आपका इस तरीके से ये रिजल्ट भी हमारा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी टर्म और है हमारे पास में, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशंस। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। ड्यूल नेचर का मतलब होता है भाई टू डिफरेंट नेचर्स को पोजेस करना। जैसे कि लाइट की बात करते हैं तो आपको पता है उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइट का कैरेक्टर कैसा है हमारा, भी बोलेंगे ड्यूल है जी। तो अब आप देखिए, व्हेन लाइट इज सपोज टू हैव, व्हेन लाइट इज सपोज टू हैव, आप बोलोगे वेव नेचर। व्हेन लाइट इज सपोज टू हैव वेव नेचर, then it explains
द फिनोमिना such as diffraction and interference etc. ठीक है जी. बट ऑन द अदर हैंड when light is supposed to have particle nature, then it explains the phenomena such as black body radiation and photoelectric effect. From the above two cases, from the above two cases, it becomes clear that light has dual character, both wave and particle. ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप.